Good morning, friends. Welcome to the first video of chapter 1 of Indian economics. And today we are going to start a new chapter, that is Indian economics on the eve of independence. चैप्टर का मतलब समझते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी. सबसे पहले हम एक वर्ड सीखेंगे, फीडर इकोनॉमी. द ब्रिटिशर्स यूज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी. जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज किया, उन्होंने अपने देश की ग्लोरी के लिए इंडिया को यूज किया. ठीक है. ब्रिटिशर्स यूज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी. फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन नेशन. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया में कब आए थे? तो उसका आंसर है 1757, बैटल ऑफ प्लेसी में. बैटल द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर was first seen in 1757, बैटल ऑफ प्लेसी. ओके. इसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947. ओके. आफ्टर 200 years, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉलोनियल रूल आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी. इसके बाद हम सीखेंगे कि कॉलोनियल रूल आने के बाद इंडिया की इकोनॉमी कैसे हुई. तो अभी जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 3 पॉइंट्स है कॉलोनियल रूल आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी. सबसे पहला जो है प्रोस्परस इकोनॉमी. इसका मतलब होता है समृद्ध इकोनॉमी. इंडिया वाज इंडिपेंडेंट. भारत एक आज़ाद देश था. इसके अलावा भारत सेल्फ रिलायंट था. सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या हुआ सर? भारत आत्मनिर्भर था. इंडिया वाज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट. दैट्स व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड एज प्रोस्परस इकोनॉमी. ये कब की बात कर रहा हूं मैं? कॉलोनियल रूल आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? प्रोस्परस इकोनॉमी थी. मेरे साथ बोलिए, प्रोस्परस इकोनॉमी थी. दूसरा क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन वर्ड जो है ये एग्रीकल्चर वर्ड से आया हुआ है. यानी मोस्ट ऑफ द लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया में जो भी लोग थे वो ज़्यादातर लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर. और तीसरा क्या है? वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. आपको पता नहीं होगा, भारत को पहले हम सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. तुम लोग प्लीज एक्टिंग मत करो. वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. इंडिया वाज फेमस फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. इंडिया वाज अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा विश्व में इंडिया का वर्चस्व था बिकॉज ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो ये जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं बेटा? इंडिया में जब कॉलोनियल रूल नहीं आया था. 3 पॉइंट्स क्या क्या थे? पहला पॉइंट था, बताइए, प्रोस्परस इकोनॉमी. दूसरा पॉइंट क्या था? यस, एग्रेरियन इकोनॉमी. और तीसरा पॉइंट क्या था? वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. अगेन
Before colonial period, India was known for its three characteristics. पहला है क्या? prosperous economy. India was independent as well as self-reliant. कॉलोनियल रूल आने से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो प्रोस्परस इकोनॉमी थी, मतलब कि आज़ाद थी और साथ ही साथ आत्मनिर्भर थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी। भारत के ज़्यादातर लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अपना घर फार्मिंग के से चलाते थे और साथ ही साथ इंडिया वाज गुड एक्सपोर्टर इन फार्मिंग ऑल्सो। सो टू कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस टिल नाउ। कौन कौन सा? पहला है प्रोस्परस इकोनॉमी, दूसरा क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी। तीसरा पॉइंट क्या है? वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। विदेशों में इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऐसे होते थे जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे और साथ ही साथ लंबे समय तक चलते थे। सो इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था? प्रोस्परस इकोनॉमी, दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमी और तीसरा वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि ब्रिटिशर्स का एम क्या था? इंडिया की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करना। सो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न more with the protection and promotion of their own economic interest। मतलब इंडिया में जो भी पॉलिसीज बन रही थी वो पॉलिसीज इंडिया को ध्यान में रखकर नहीं बन रही थी, वो पॉलिसीज ध्यान में रख के बन रही थी इंग्लैंड को। इंडिया में जो भी पॉलिसीज बन रही थी वो पॉलिसी इंडिया को ध्यान में रखकर नहीं बन रही थी, वो पॉलिसीज ध्यान में रखकर बन रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उनका कैसे फ़ायदा हो, उनके देश का कैसे प्रोटेक्शन हो, उनके देश का कैसे प्रमोशन हो। उन्होंने इंडिया में टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई थी। टू फोल्ड पॉलिसी क्या बोलती है? उन्होंने सबसे पहले बोला इंडिया को कि इंडिया में जितने इंडस्ट्रीज़ है सब इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा दो। तो पहला फोल्ड ऑफ पॉलिसी क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सारे के सारे इंडस्ट्रीज को बंद करवा दो और इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना दो रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दो फिनिश गुड्स का। फिर से ब्रिटिशर्स जो भी इंडिया में पॉलिसीज बनाते थे वो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रमोशन या प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर उस पॉलिसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है तभी वो पॉलिसी इंडिया में लगेगी। अगर उस पॉलिसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है तब वो पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट होगी। और उन्होंने इंडिया के अंदर टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई थी। उसमें पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया की जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो उसे बंद करवा देना चाहते थे। इसके अलावा इंडिया को वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनाना चाहते थे। तो उनकी पहली पॉलिसी क्या है बेटा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? शट डाउन ऑल इंडियन इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है? वो इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? वो इंडिया को बनाना चाहते थे एक्सपोर्टर ऑफ
रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अगेन एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी बताना आप। सबसे पहला था प्रोस्परस इकोनॉमी, आप पहले मेरे से बोलो। दूसरा था एग्रेरियन इकोनॉमी। तीसरा था वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इसके बाद हमने सीखा कि इंडिया में पॉलिसीज कैसे बनती थी। इंडिया में जो भी पॉलिसीज बनाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडिया के को ध्यान में रखकर नहीं बनाती थी। वो चाहती थी कि वैसी पॉलिसीज इंडिया में बने जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाए। और उन्होंने इंडिया में 2 फोल्ड पॉलिसी लाई। उसमें पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको बंद करवा दिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्री रहेगी तो इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। वो बोलेगा कि रॉ मटेरियल हम खुद अपने देश में फिनिश गुड्स बनाएंगे, हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके खुद अपने देश में फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने इंडिया की जितने भी इंडस्ट्रीज है सबको बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ना इंडस्ट्री रहेगी और ना ये इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जितने भी इंडस्ट्रीज थे सारे के सारे इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया और इंडिया को मजबूर कर दिया कि आप अपने देश का रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करो और वहाँ से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करो। दैट्स ऑल। तो अगला हमारा टॉपिक है मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी, अप्रॉक्स 80% पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर भी इंडिया सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहा था, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ रहे थे। तो रीजंस क्या है? पहला रीजंस है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में इम्पोज्ड था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है? जमींदारी प्रथा, जहाँ पर जो भी जमींदार होते थे वो छोटे मोटे फार्मर्स के ऊपर लगान्स लगाते थे और अगर वो लगान्स समय पर नहीं जमा कर पाते थे तो आपने मूवीज़ में देखा ही होगा, उनकी पिटाई होती थी। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या है? प्रॉफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स। जो भी प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से अक्रू अराइज हुआ वो सब कौन ले लेता था? ज़मींदार ले लेता था। और किस फॉर्म में? एज अ लगान। जो भी प्रॉफिट्स ज़मीन से अक्रू अराइज हुआ वो सारे प्रॉफिट्स ज़मींदार हड़प लेता था एज अ लगान। और वो लगान किसानों को फिक्स्ड डेट पे सबमिट करना पड़ता था। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, किसान क्या सच में फसल उगा पाया या नहीं। और वो लोग किसानों के लिए कुछ करते भी नहीं थे। उनका मेन पर्पस क्या था? लगान कलेक्ट करने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? कुछ ज़मींदार्स को ये काम दे देती थी कि आप ज़मींदार हो और आप लगान कलेक्ट करो फार्मर से। अब एक्चुअली क्या है, ज़मींदार्स के पास कुछ पावर आ जाते थे कि अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती थी और बहुत सारे राइट्स मिल जाते थे ज़मींदार को। तो इसलिए ज़मींदार कुछ भी करके समय पे लगान सबमिट कर देता था। अगर ज़मींदार भी टाइम पे लगान सबमिट नहीं कर पाया तो ज़मींदार के ऊपर ज़मींदार के जो भी राइट्स है वो सारे राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन लेती थी। तो इसलिए पहला रीज़न तो यही हो गया, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर का लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक बार मैं दोबारा रिकैप करा रहा हूँ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम ये बोलता है क्या कि जो भी प्रॉफिट्स अक्रू अराइज हो रहा है आउट ऑफ लैंड वो सारा प्रॉफिट्स ज़मींदार ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ लगान। वो लगान फिक्स्ड डेट पर सबमिट करनी पड़ेगी और इसके अलावा जो भी पर्पस है ज़मींदार का
वो एक ही पर्पस है कि लगान कलेक्ट करना है। सेकंड क्या है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स को लालच दिया कि आप एक काम करो, आप लोग कैश क्रॉप उगाओ। सर कैश क्रॉप मतलब कैश उगाए क्या? नहीं, कैश क्रॉप का मतलब क्या हुआ, वैसा क्रॉप उगाओ जो मार्केट में इजीली सेल हो सके और उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके। कैश क्रॉप का मतलब क्या हुआ, कैश क्रॉप का मतलब ऐसा प्रोडक्ट हुआ, ऐसा क्रॉप हुआ जो मार्केट में इजीली सेल हो सके और उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो इंडियन फार्मर्स ने अब कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रैदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सर अगर उन्होंने कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया तो उनके पास तो पैसे आने लगे होंगे, और पैसे आने लगे होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधर गई होगी। नहीं सर, मैं बताता हूँ इनके पीछे चालाकी क्या थे उनकी। अब जो किसान है बेचारा, वो कैश क्रॉप उगाने लगा। अब कैश क्रॉप उगाने लगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल हो जाता था, तो उन्हें पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन वो भूल गए सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट उगाना। फिर उन्हें वो मार्केट से खरीदना पड़ता था, तो उसके लिए पैसे लगते थे। तो जो पैसे उन्होंने कमाए वो सारे पैसे क्या हो गए, उनका यूज़ हो गया फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है बेटा। और थर्ड क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फार्मिंग करते थे लेकिन फार्मिंग से प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। इंडिया वॉज यूजिंग लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप जो है मैनुअल चीज़ों का मैनुअल प्रोडक्शन कर रहे हो। आपकी जो फैसिलिटी है इरिगेशन फैसिलिटी वो अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड कम होगा। और एक और पॉइंट है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4 पॉइंट है इसमें। फोर्थ है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैर्सिटी का मतलब होता कमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियन फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं था कि वो इन्वेस्ट करें। बेचारे पैसे लेकर किसी से लोन लेकर इन्वेस्ट भी करते थे तो फसल अच्छी नहीं होती थी। इस कारण से क्या होता था, वो लोन का पैसा भी नहीं दे पाते थे और आत्महत्या करते थे। तो फार्मर्स को कोई इंसेंटिव ही नहीं दिख रहा था कि यार पैसा लगाना चाहिए इसमें या नहीं लगाना चाहिए। तो हमने 4 रीजन पढ़ा कि किस 4 रीजन के कारण इंडिया का एग्रीकल्चर डाउन था, इंडिया का एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के पीरियड में था। वो 4 रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है बताइए जल्दी से। पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा रीजन क्या है? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और चौथा है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है कि जो भी प्रॉफिट जमीन से लैंड से अक्रूअराइज हुआ वो सारा प्रॉफिट कौन ले जाता था? जमींदार, इन अ फॉर्म ऑफ लगान। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो भी इंडियन फार्मर्स थे वो कैश क्रॉप उगाने लगे रैदर देन सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आई। तीसरा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडिया की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। दूसरा इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी। और तीसरा क्या था? टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स भी सही यूज़ नहीं करते थे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, इंडियन फार्मर्स के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो इन्वेस्ट करें फार्मिंग में।